शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं, सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा भीषण ठंड में जमे हुए पानी की खास आकृतियों की भी हो रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक भीषण ठंड पड़ रही है, जिसमें लोग गर्म कपड़ों से लदे होने के साथ ही अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में तो पानी के स्रोत भी जमे नजर आ रहे हैं, जिससे आकर्षक छटा भी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां, कुलगाम, बारामूला जैसे कई इलाकों में ऐसे ही सुंदर नजारे बिखरे नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में पारा माइनस में लुढ़कने की वजह से पानी की बूंद बूंद जमी हुई नजर आ रही है। जगह जगह पाली के क्रिस्टल जैसी पहाड़ नुमा आकृतियां देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली पहुंचने वाले पर्यटकों को यहां बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन पाली की जो क्रिस्टल जैसी आकृति है वो उसे देखकर मुग्ध हो रहे हैं। एक तरफ मेजी अलाव और दूसरी तरफ पारंपरिक उत्सव के नजारे। ये तस्वीरें असम के गुवाहाटी की हैं, जहां स्टूडेंट और टीचर्स ने मिलकर प्री माघ बिहू मनाया। सबने मेजी जलाकर अग्नि से शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। असम जातीय विद्यालय कैंपस इस अवसर पर सांस्कृतिक भावना से गूंज उठा। यहाँ सबने भोगली बिहू से जुड़े प्रतीकात्मक अनुष्ठानों में भाग लिया, जो असम के सबसे बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। ये स्कूल अपनी स्थापना से ही बिहू परंपराओं को मना रहा है, ताकि छात्रों को असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने और उससे जुड़ने में मदद मिले। मेजी अलाव असम के माघ बिहू त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें फसल कटाई के अंत का जश्न मनाया जाता है। ये पुआल, सूखी पत्तियों और बांस से बनी एक बड़ी अलाव होती है, जिसे शुभ अग्नि के रूप में जलाया जाता है, जो बुरी शक्तियों को दूर करने और नए साल की शुरुआत में प्रार्थना करने का प्रतीक है और अंधकार पर प्रकाश के विजय को दर्शाता है। ये तस्वीरें यूपी के मथुरा में बरसाना स्थित माताजी गौशाला में श्री गिरधर लाल जी का ब्याहुला उत्सव की हैं। यहाँ राधा रानी के जयकारों के साथ श्री गिरधर लाल का ब्याहुला उत्सव शुरू हुआ। उत्सव के पहले दिन निकुंज से श्री अष्ट सहचरी वृंद और श्री जी का प्राकट्य भानु भवन में बधाई महोत्सव का आयोजन हुआ। लाडली जी के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। यहाँ जनी वृषभान की लली के भजन पर लोग झूम उठे। 11 जनवरी से 15 जनवरी तक चलने वाले इस 5 दिवसीय विवाह उत्सव में समूचा ब्रज दिव्य निकुंज रस में सराबोर दिखेगा। एक कलाकार की सोच कहां तक पहुंच सकती है, ये तस्वीर उसकी मिसाल है। दिल्ली के राजेश कुमार अपनी अनोखी सोच से पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश दे रहे हैं। दरअसल लोग जिसे वेस्ट मटेरियल मानकर फेंक देते हैं, राजेश ने उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए भगवान गणेश की खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। पेन की रिफिल, खराब पेन, इमली के बीज, पराली, पेड़ों के तने और पत्ते, कंचे, सेफ्टी पिन, महिलाओं के टूटे हुए हार के दाने जैसी चीजों को लोग जहां कूड़े में फेंक देते हैं, वहीं राजेश ऐसी ही 300 तरह की चीजों से अब तक 3000 से ज्यादा गणेश जी की पेंटिंग बना चुके हैं। दिल्ली के AIFACS की गैलरी में लगी एग्जीबिशन में उन पेंटिंग्स को प्रदर्शित कर कला, भक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। ये तस्वीर भारत की रक्षा तकनीक में एक और बड़ी कामयाबी की है। DRDO ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के KK रेंज में मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया, जो पूरी तरह सफल रहा। ये MPATGM मिसाइल टॉप अटैक मोड में मूविंग टैंक टारगेट को सटीक रूप से तबाह कर दिया। ये मिसाइल आधुनिक मुख्य युद्ध टैंकों को आसानी से नष्ट कर सकती है। इस लिहाज से ये भारतीय सेना के लिए एक अहम परीक्षण रहा। MPATGM एक तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। इसका मतलब है कि मिसाइल छोड़ने के बाद उसे गाइड नहीं करना पड़ता, मिसाइल खुद ही लक्ष्य को ढूंढकर मारती है। ये मिसाइल बहुत हल्की है, जिसे एक सैनिक आसानी से कंधे पर उठाकर ले जा सकता है। और अब बात करते हैं मकर संक्रांति पर होने वाले पतंग महोत्सव की। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ने पतंग उड़ाकर काइट फेस्टिवल का उद्घाटन किया। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, बल्कि नर्मदा और वडनगर में भी शानदार काइट फेस्टिवल का आगाज हुआ है। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब काइट फेस्टिवल में भी कई देशों के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। काइट फेस्टिवल की पहचान अब देश के दायरे से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी है। दुनिया भर के पतंगबाज यहां अपने हुनर की नुमाइश करने पहुंचते हैं। मकर संक्रांति पर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से रंग जाता है, इसलिए मकर संक्रांति को पतंगों का उत्सव कहा जाता है। लेकिन अब पतंग उत्सव इतना फेमस हो चुका है कि विदेश से भी पतंगबाज भारत पहुंचते हैं और पतंगबाजी में अपना हुनर दिखाते हैं।
आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ पतंग उड़ाई और सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के दौरान अहमदाबाद का आसमान रंगों और रौनक से भर जाता है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को इस खास मौके पर ले जाकर मुझे खुशी हुई। उन्हें पतंग उड़ाने की कोशिश करते देखकर भी खुशी हुई। गुजरात में हर साल जनवरी के महीने में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये उत्सव उत्तरायण की पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस मेले के दौरान आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। पतंगों के बाजारों की रौनक बता रही है कि एक बार फिर जादुई आसमान दिखेगा और इसके लिए अहमदाबाद में पतंगों का बाजार सज चुका है। बाजार में पतंगों, मांझे और चरखियों की भारी डिमांड देखी जा रही है। लोग संक्रांति के पर्व के लिए अभी से जमकर खरीदारी कर रहे हैं। उत्तरायण यानी मकर संक्रांत, और मकर संक्रांत की जब बात होती है और बात कर लें गुजरात की, तो ये त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण गुजरातियों के लिए माना जाता है, क्योंकि 14 और 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांत मनाई जाती है और इस दिन आसमान में रंग बिरंगी पतंग लोग उड़ाते हैं और उत्तरायण का त्यौहार मनाते हैं। मेरे पीछे की तरफ की आसपास की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये कालूपुर में स्थित दुकान की तस्वीर है, जहां पे पतंग बनाए जाते हैं और पतंग बेचे भी जाते हैं। उत्तरायण जैसे ही करीब आती है, दिसंबर खत्म होता है, जो गुजरात के अलग अलग शहर है उसमें जो बच्चे होते हैं वो पतंग उड़ाने की शुरुआत कर देते हैं और उत्तरायण करीब आते ही शनि रवि की छुट्टियों में तो आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। लेकिन 14 और 15 तारीख जब उत्तरायण होती है, तब हर कोई अपने छतों पर मौजूद रहता है और रंग बिरंगी पतंग आसमान में उड़ाता है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उत्तरायण को लेकर अब चंद दिन बचे हैं। उत्तरायण की खरीदी करने के लिए बाजारों में भीड़ देखी जा रही है और अलग अलग किस्म की रंग बिरंगी पतंग, चरखियां बाजार में उपलब्ध हैं। लोग इसे खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन आसपास की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, रंग बिरंगी पतंग जो हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। और खास करके अहमदाबाद की बात करें तो पिछले कई सालों से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें न सिर्फ अहमदाबाद और गुजरात लेकिन देश विदेश के जो पतंगबाज हैं वो अहमदाबाद पहुंचते हैं और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का हिस्सा भी बनते हैं। इस साल 50 जितने देशों से लगभग 135 जितने अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज जो हैं वो अहमदाबाद आएंगे। अहमदाबाद में पतंग बनाने का कारोबार दशकों पुराना है और मकर संक्रांति के पर्व पर यहाँ के हजारों कारीगर मिलकर लाखों पतंगे तैयार करते हैं। वहीं पतंगबाजी के शौकीनों के लिए बेहतरीन क्वालिटी के मांझे की कीमत 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए प्रति गट्ठा तक पहुँच गई है। जब मकर संक्रांति बीत जाती है तो हम इसके बाद 15-20 दिन आराम करते हैं और फिर इसी व्यवसाय में फिर जुड़ जाते हैं, क्यों हमारे साथ साथ इसमें कई घर और जुड़े हुए हैं जो गरीब तबके के हैं, उनका दारोमदार इसी पे चीज़ पे है। तो हम पतंग बनाते हैं, उनको रोजी रोटी मिलती है, मजदूरी मिलती है और ये पतंग पूरे देश में जाती है। अभी उत्तरायण बाद हमारा काम चलेगा, जो तुम्हारे पंजाब माल जाएगा, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर जाएगा साहब, फिर तुम्हारे महाराष्ट्र चालू हो जाएगा, महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली माल भेजेंगे और फिर यहाँ का स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह सिलसिला वाइज सिलसिला चलता रहता है और 12 महीने पतंग बनती रहती है। अहमदाबाद के बाजारों में एक से बढ़कर एक पतंगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के थीम वाली पतंगे शौर्य का गान कर रही हैं, जबकि फिल्मी सितारों की तस्वीरों वाली पतंगे फिजा में खुशनुमा एहसास घोल रही हैं। इस बार जो विशेष आकर्षण का केंद्र बन रही हैं वो है ऑपरेशन सिंदूर की पतंग। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीरों के साथ ऑपरेशन सिंदूर की पतंग इस बार लोगों के लिए काफी फेवरेट है, धूम मचा रही है। और तस्वीर एक बड़ी सी पतंग है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, पीछे भारतीय तिरंगा और फिर वही भारतीय पहचान जो बन गई थी कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीर वाली पतंग। इनके अलावा जो अलग अलग रंग बिरंगी तस्वीरें हैं, वैलेंटाइन की पतंगे हैं, साथ ही में सलमान खान कलाकार हो चाहे विजय थालापति एक्टर हो, उनकी भी तस्वीर वाली जो पतंग है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ये पतंग बनाने और बेचने वाले पप्पू भाई भी यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। पप्पू भाई, कितने सालों से आप इस पतंग बनाने के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं? जी साहब, हमारा नाम है पप्पू भाई रसूल भाई पतंग वाला। हम इसमें कब से जुड़े हुए ये तो हमें नहीं मालूम, हमारे दादा परदादा यही काम करते थे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई इसी काम करते करते। और पतंग की इतनी डिमांड है यहाँ पर अभी हाल में ज़बरदस्त। और इस साल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें सिंदूर वाली पतंग लोग इतनी मांग रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है भाई साहब। मकर संक्रांति पर पतंगबाजों के लिए जितनी अहम पतंग होती है उतना ही महत्व तेज तर्रार, मांझे और चरखी का भी होता है। यही कारण है कि अहमदाबाद के बाजारों में इस बार कई तरह के मांझे और चरखी लोगों को खूब लुभा रही हैं।
चरखी बगैर तो पतंग बेकार है। हमारे पास यहाँ कुछ चरखियाँ भी पड़ी हैं। क्या इस बार रेट है? क्योंकि हम देखते हैं हर साल इसके भी रेट काफ़ी बढ़ते ही चले जाते हैं। अलग अलग मांझे आते हैं, कई लोग तो अलग से जो मांझे हैं उसको उस पे कलर करवाते हैं, कई लोग तैयार जो मांझा होता है वो भी खरीदते हैं। क्या रेट है इस बार? ये धागा अहमदाबाद का है जो भगवत दास के नाम से मशहूर है साहब। इसकी डिमांड थोड़ी कम रहती है, बाकी सस्ते के हिसाब से लोग बाग मांगते हैं इसको। गई साल ये 180 रुपये बिक रहा था, इस बार 200-220 बिक रहा है भाई साहब, 2000 बार का। और ये तुम्हारे बरेली आता, बरेली इसमें कांच होता है मामूली, जो डैमेज नहीं हो सके, पब्लिक को नुकसान हानिकारक नहीं हो सके। ये बरेली का माता नाम से बिकता है। ये 2000 की फिर हम इसको 400 की बेचते हैं और ग्राहक की डिमांड बरेली के माल पे ज्यादा रहती है। गुजरात के नर्मदा जिले में गुब्बारे उड़ाकर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत की गई। यहाँ देश विदेश से आए पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। भारत के अलावा श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इटली, जर्मनी, स्पेन से आए पतंगबाजों ने पतंगे उड़ाई, जिसे देखने के लिए भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का भी कुछ ऐसा ही नजारा है। बाजार में नए नए डिजाइन की पतंग बिक रही हैं। दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। बसंत पंचमी को लेके भीड़ तो है, रश है वैसे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा महंगा होने की वजह से ना महंगा बहुत हो गया है सामान। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की धार्मिक मान्यताएं हैं। तमिल रामायण के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन सबसे पहली बार पतंग भगवान श्री राम ने उड़ाई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पतंग इतनी ऊंची उड़ रही थी कि वो इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। तभी से मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू हो गई। सहारनपुर से राहुल कुमार और गुजरात के नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ अहमदाबाद से दुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे। झारखंड के धनबाद में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च हुई एकल ऑन व्हील्स कंप्यूटर वैन। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। अहमदाबाद में आज पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान उन्होंने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता जताई और सामरिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। वहीं दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। फ्रेडरिक मर्ज आज ही अहमदाबाद पहुंचे हैं। यहां साबरमती आश्रम में पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। मर्ज 2 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं। चांसलर के रूप में ये उनकी पहली एशिया यात्रा है। महाराष्ट्र के जालना में 15 जनवरी को जालना महानगर पालिका के लिए मतदान होने जा रहा है। ऐसे में वोटिंग के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 182 फीट लंबे तिरंगे की भव्य रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। रैली में युवाओं, महिलाओं के अलावा बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा और देशभक्ति के नारों के साथ निकली इस रैली ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। झारखंड के धनबाद में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। यहाँ एकल ऑन व्हील्स कंप्यूटर वैन नाम से एक बस लॉन्च की गई है। ये वैन लैपटॉप और ऑडियो विजुअल उपकरणों से लैस है। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा जैसे MS वर्ड, एक्सेल, PPT, टाइपिंग सिखाया जाएगा ताकि उन्हें भी डिजिटल इंडिया से जोड़ा जा सके। धनबाद में इसकी लॉन्चिंग के बाद अब पूरे झारखंड में एकल ऑन व्हील्स कंप्यूटर वैन की संख्या 8 हो गई है। अब तक 1 लाख से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले चुके हैं। मकर संक्रांति से पहले हैदराबाद के पतंग व्यापारी आनंद रेड्डी ने देश के प्रमुख मंदिरों को चांदी की पतंगे भेंट की। ऐसा वो पिछले 30 सालों से करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि ईश्वर के आशीर्वाद से ही उनका व्यवसाय फल फूल रहा है। ऐसे में भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव से वो हर साल उन्हें विशेष भेंट चढ़ाते हैं। इस साल उन्होंने 1-1 ग्राम वजन की चांदी की पतंगे तैयार की है, जिन्हें उन्होंने लगभग 10 प्रमुख मंदिरों को दान किया है। रेड्डी के मुताबिक उन्होंने एक बड़ी चांदी की पतंग विशेष रूप से बनवाई है। इसे वो 29 जनवरी को राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में अर्पित करेंगे। दिल्ली एनसीआर को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन अभी ठंड और बढ़ेगी। 14 जनवरी तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ इलाकों में सुबह घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत ज्यादा संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 तारीख से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। इससे 15 से 18 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। 17 और 18 जनवरी को हरियाणा और पंजाब में भी बारिश हो सकती है। और अब बात
प्रयागराज माघ मेले की। माघ मेला, जिसे हम मिनी कुंभ के नाम से भी जानते हैं, यहाँ गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है और इसीलिए माघ मेले में स्नान दान का खास महत्व है, जिसके लिए श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। मकर संक्रांति के बाद महाकुंभ की तर्ज पर अमृत स्नान होने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए वैष्णव अखाड़े से जुड़े साधु संत पहुंच रहे हैं और इसके अलावा मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए जन आश्रय स्थल भी बनाया गया है, जिसमें एक साथ 500 लोग ठहर सकते हैं और यहाँ 24 घंटे ठहरने के लिए सिर्फ 20 रुपए देने होंगे। प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में माघ मेले में हर वो रंग बिखरे हैं जिसमें देश की आस्था, भक्ति, विश्वास और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। अर्थात गंगा तेरे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलेगी। पुराणों में कहा गया है कि आदिकाल में गंगा के अवतरण दिवस पर भगवान विष्णु ने यही कहकर आशीर्वाद दिया था और अब प्रयागराज में होने वाले अमृत स्नान भी ऐतिहासिक होने वाले हैं, क्योंकि माघ मेले में ये पहली बार होगा जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर अमृत स्नान होगा। पहली बार माघ मेले में वैष्णव अखाड़ों का राजसी ठाट बाट के साथ भव्य अमृत स्नान होगा। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ों से जुड़े सैकड़ों साधु संत और महंत अमृत स्नान करेंगे। संगम तट पर यह अमृत स्नान मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के पावन अवसर पर होगा, जिसमें वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी और दिगंबर अनी से जुड़े साधु संत, महंत, महामंडलेश्वर और पदाधिकारी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आएंगे। कुंभ महाकुंभ की तर्ज पर वैष्णव अखाड़ों का स्नान ध्वज पताका, अस्त्र शस्त्र, बैंड बाजे और रथों के साथ होगा। महाकुंभ 2025 के बाद माघ मेला यानी मिनी कुंभ का आयोजन हो रहा है और ये मिनी कुंभ कई नई उपलब्धियों के साथ आया है। सबसे बड़ी बात, हमेशा जो अमृत स्नान होता था वो महाकुंभ या अर्धकुंभ में होता था, लेकिन पहली बार ऐसा मौका है जो माघ मेला में अमृत स्नान 3 अखाड़े करेंगे। ये तीनों अखाड़े अलग अलग परंपराओं से भरे हुए हैं, तीनों के रूल और नियम अलग है, लेकिन सभी के कुल देवता एक है, हनुमान जी। और इस बार ये तीनों अखाड़े एक नया कीर्तिमान माघ मेले में अमृत स्नान करके करेंगे। दिगंबर का निशान है पचरंगा महाध्वज, जो मैं आपसे कहूंगा कि आप दिखा भी सकते हैं। वो देखिए महाध्वज लगा हुआ है, आप उसको दिखा सकते हैं। निर्मोही का निशान है सफेद ध्वज और निर्माणी का निशान है लाल ध्वज। तीनों अनियों के इष्ट हैं हनुमान। वैष्णव अखाड़ों का अमृत स्नान धार्मिक, आध्यात्मिक और संस्कृति से पूर्ण कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजनों में पहले भी होता आया है। हमारे सभी महामंडलेश्वरों ने, जगत गुरुओं ने अखाड़ों की मान्यता के अनुसार जिसे जो पद दिया जाता है उनको फिर स्वतंत्र किया जाता है कि वो जब भी कहीं स्नान और कहीं जाएंगे तो अपने वही प्रोटोकॉल, वही स्वरूप से जाएंगे जो एक संत का और एक राजा और सेवा भाव का होता है। आपने अमृत स्नान कुंभ में देखा, दिव्यता और भव्यता के साथ सभी गाजे बाजे के साथ संत महात्मा, महामंडलेश्वर, जगत गुरु सभी जाते हैं। उसी का छोटा स्वरूप इस माघ मेले में प्रथम बार होगा। कुंभ मेले में अमृत स्नान से पहले रंगों की छटा बिखरी हुई है, जिसमें सनातनी परंपरा, तपस्या और आध्यात्मिक चेतना बयार बनकर बह रही है और श्रद्धा का अनोखा स्वरूप कल्पवास में भी नजर आ रहा है। ऐसे ही एक अनोखे कल्पवासी यूपी के रायबरेली से ताल्लुक रखने वाले रंजीत सिंह हैं, जिन्होंने देश सेवा के बाद पिछले 19 साल से अन्न ग्रहण नहीं किया है, यानी सिर्फ फलाहार करते हैं।
संगम की रेती पर लगे माघ मेले में साधु संतों के रंग नज़र आते हैं और भक्ति के भी रंग नज़र आते हैं। पहले देश की सेवा और अब भगवान हनुमान जी की सेवा। हमारे साथ एक ऐसे सेवादार हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं और पिछले 20 साल से इन्होंने अन्न नहीं ग्रहण किया और अब संगम की रेती पर पहुंचकर ये कल्पवास भी कर रहे हैं। आमतौर पर बिना खाना खाए लोगों का रुक पाना मुश्किल है। आप कैसे 20 साल गुजार गए? ये सब प्रभु की देन है। करना धरना उनका है, कर्तव्य करना अपना काम है। हर इंसान को ये है कि जो फलाहारी, बाबा जी हमारे फलाहारी है, हम भी फलाहारी। हमारे आश्रम में एक जने जो जिस आश्रम में आज हम लोग कलवास कर रहे हैं, खड़ेश्वर महाराज थे, वो भी 14 साल फलाहारी थे। अन्न की बीमारी है, अन्न की लड़ाई भी है। आप गहराई से जाएंगे तो लास्ट वही निकलेगा, अन्न की बीमारी। कुछ ऐसा ही मजबूत संकल्प सोनभद्र के मारकुंडी से आए अमरजीत योगी भी लिए हुए हैं, जो माघ मेला में अनाज वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने अपने सिर पर जौ उगाया हुआ है। ये महाराज हैं और यहाँ अपने सर पे इन्होंने तमाम अनाज उगाए हैं और लोगों को प्रसाद में भी यहाँ अनाज देते हैं। इनका कहना है कि इस तरह से, और इन्होंने ये अखंड ज्योति भी जला रखी है। यहाँ पर लोग आते हैं, लोग इनको देखते हैं और इनका कहना है कि बस देश में हरियाली रहे और इस तरह से हरियाली का संदेश देकर के अपने सर में तमाम तरीके के जो अनाज। तो हमारा सरकार क्या बांटेगा? किसान अगर विश्व में हरियर नहीं रखेंगे तो अनाज होगा नहीं करे तो सरकार महीना में 2 बार क्या बांटेगा? देश विदेश से श्रद्धालु पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उनके ठहरने के लिए 500 बेड वाला जन आश्रय स्थल बनाया गया है। महामाघ मेला में जहां एक और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और श्रद्धालुओं के हर अहम चीज़ को देखा जा रहा, तो वहीं आश्रय स्थल बनाया गया जहां पर लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं दी गई। यानी जो श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं उनके लिए एक बेड दिया गया और बेड का जो रेट है महज 20 रुपये है 24 घंटे का। ऊपर से उन लोगों को खाना भी फ्री है। माघ मेले में आए श्रद्धालुओं को यहाँ 24 घंटे ठहरने के लिए सिर्फ 20 रुपए देने होंगे, लेकिन अमृत स्नान से एक दिन पहले और बाद यानी 3 दिनों तक प्रतिदिन 50 रुपए के हिसाब से भुगतान करना होगा। 500 बेड का ये हमारा आश्रय स्थल है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये व्यवस्था दी गई है। 20 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज है 24 घंटे का और हर पर्व पे, स्नान पर्व पे एक दिन आगे पीछे यानी 3 दिन 50 रुपए पर व्यक्ति चार्ज है 24 घंटे का। इस आश्रय स्थल में देश के अलग अलग शहरों से आए लोग ठहरे हुए हैं और उन्हें यहाँ किए गए इंतजाम काफी भा रहे हैं। मैंने माघ मेले के बारे में बहुत कुछ सुना था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी और हम अच्छी तरह से स्नान करके घूम भी गए और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और जब हम यहाँ पे आए तो हमको बहुत सस्ते में सब कुछ यहाँ पे मिल गया सरकार की तरफ से। 2 दिन हो गए हमें इधर आए हुए, तो सब कुछ अच्छा है। एक 20 रुपये लेते हैं इधर, तो हम 4 बंदे 80 रुपये में हमें 2 दिन हो गए। एक दिन का 80 रुपये लेते हैं, 2 दिन हो गए हमें इधर रुके हुए। सब कुछ अच्छा है, हमने स्नान भी किया, सब कुछ अच्छी सुविधा है, सब कुछ अच्छा है। महाकुंभ के बाद माघ मेला को मिनी कुंभ का दर्जा हासिल है, इसलिए इंतजाम भी महाकुंभ स्तर के किए गए हैं। फिलहाल शासन प्रशासन मकर संक्रांति की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रयागराज से आनंदराज के साथ पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं। इनका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाएं, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 304 अंकों पर 83,878 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 107 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 25,790 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में फिर उछाल आई। सोमवार को सोना 2,900 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,44,600 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में 15,000 रुपए की तेजी आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,65,000 रुपए के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।
डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। सोमवार को रुपया 2 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 16 पैसे हो गई। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले महीने यानी नवंबर के मुकाबले ये बढ़कर 1.33% के स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले नवंबर में ये 0.71% थी। और न्यूज पथ के सफर में आगे पब्लिक होर्डिंग पर लोगों के लिए एक अच्छी और जरूरी खबर। डिजिटल इंडिया के दौर में अब लोग घर बैठे कानूनी सलाह ले पाएंगे। सरकार ने न्याय पाने से जुड़ी कानूनी जानकारी की सुविधा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने लोगों को कानूनी जानकारी देने के लिए न्याय सेतु सुविधा अब व्हाट्सएप पर जोड़ दी है। इस सुविधा के जरिए लोग व्हाट्सएप पर ही मुफ्त में कानूनी जानकारी हासिल कर पाएंगे और साथ ही साथ उन्हें एक असिस्टेंट भी मिल जाएगा। न्याय सेतु आम लोगों को कानूनी सहायता और न्यायिक सेवाओं से जोड़ने का एक स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस सुविधा के जरिए कानून, कोर्ट केस की स्थिति, सरकारी कानूनी योजनाएं और न्याय से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब पा सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर न्याय सेतु से कानूनी जानकारी या फिर सलाह लेना चाहते हैं तो आपको नंबर 721777111814 पर हाय मैसेज करना होगा, जो कि टेली लॉ के नाम से होगा। इस नंबर पर मैसेज करते ही आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। इसमें कानूनी सलाह, कानूनी जानकारी और कानूनी सहायता शामिल है। आप अपनी सुविधा के मुताबिक कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप फ्री में घर बैठे ही कानूनी सलाह ले पाएंगे। न्यूज पथ के सफर में अब रुक करते हैं सोशल अड्डा का, जहां आज बात होगी रेस्टोरेंट में खाने वाले ग्राहकों से जुड़ी एक राहत वाली खबर की। ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने खुद ही संज्ञान लेते हुए 27 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया है। आरोप यह है कि ये रेस्टोरेंट उपभोक्ता कानून का उल्लंघन करते हुए ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूल कर रहे हैं। मनमाने तरीके से सर्विस चार्ज वसूलने वाले इन 27 रेस्टोरेंट्स पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया है। साथ ही इन रेस्टोरेंट को ग्राहकों को सर्विस चार्ज का पैसा वापस करने और अपने बिलिंग सिस्टम में बदलाव करने के लिए कहा गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक जांच में यह पता चला कि कई रेस्टोरेंट अपने बिल में बाय डिफॉल्ट 10% सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे और इन रेस्टोरेंट्स में पटना का कैफे ब्लू बॉटल और मुंबई का चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज लेना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और CCPA की गाइडलाइंस का स्पष्ट उल्लंघन है। ये कार्रवाई मार्च 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुई है, जिसने सर्विस चार्ज लगाने पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की ओर से जारी गाइडलाइंस को सही ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि रेस्टोरेंट की ओर से सर्विस चार्ज की अनिवार्य वसूली कानून के खिलाफ है। सभी रेस्टोरेंट्स को गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सर्विस चार्ज को लेकर 4 जुलाई 2022 को गाइडलाइंस जारी की थी और गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी होटल या फिर रेस्टोरेंट खाने के बिल में अपने आप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेगा और न ही किसी भी दूसरे नाम से सर्विस चार्ज लिया जाएगा। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें साफ तौर पर बताया जाना चाहिए कि ये वैकल्पिक है। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देने से मना करने पर एंट्री या सर्विस देने पर कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। जाहिर है कि घर से बाहर किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने वालों के लिए ये बड़ा कदम है और सर्विस चार्ज को लेकर जागरूक करने वाला है। इस मुद्दे पर हमने जयपुर के लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। सर्विस टैक्स को लेकर के ये कहना है कि भाई हम जब बहुत आलस फील करते हैं तब रेस्टोरेंट चले जाते हैं, क्योंकि खाना बनाने का मन नहीं करता सर्दियों में, और फिर पैसा इतना है कि हम जा करके देखते ही नहीं है क्या बिल आया है। कभी कभी तो चेक भी नहीं करते हैं, तो इतनी जो GST कितनी जा रही है, कितना सर्विस टैक्स जा रहा है, हमें मालूम ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जागरूकता एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें जब मालूम ही नहीं है कि सर्विस टैक्स कितना कट रहा है या हम कितना अपनी जेब से दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उसके बारे में। तो अब मुझे तो लगता है बिल्कुल फजूल का टैक्स है, ये रेस्टोरेंट वालों को नहीं लगाना चाहिए। और जितनी सर्विस वो दे रहे हैं, हमें वेटर खाना पहुंचा रहा है या हम अगर बाहर
बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है हमारे बिल में। हम खुशी से जो एक टिप पे करते हैं वो चीज अलग है कि चलो हमारा मन कर गया, हमने वेटर को ये टिप पे कर दी। बाकी सर्विस टैक्स मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। और हमें बाहर खाने का बहुत शौक रहता है, हमारे हस्बैंड को भी बहुत रहता है, तो आलस तो हमेशा ही छाया रहता है हमको। सर्दियों में खाना हमसे बनता नहीं है, तो यार सर्विस टैक्स तो बिल्कुल मतलब होना ही नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हम बाहर जाएं, और हम तो मंडे अलग रेस्टोरेंट बैठते हैं, ट्यूसडे अलग बैठते हैं, तो भाई साहब पता ही नहीं है कहाँ क्या जा रहा है, तो नहीं होना चाहिए। सर्विस टैक्स तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आप ट्रेन का टिकट करवाते हैं तो टिकट के पैसों के अलावा थोड़ी कोई और चार्जेस पे करते हैं आप। तो जब आप किसी रेस्टोरेंट में या कैफे में या कहीं पे भी आप बैठ रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, तो उसके बिल में ऑलरेडी सर्विस इंक्लूड होती है, उसका अलग से पैसा देने का क्या मतलब? क्या आप ये चाहते हैं कि हम खुद जाएं, ऑर्डर देने के बाद में अपना ऑर्डर लेकर के आए, प्लेट उठाएं, वापस रख के आए? तो ये तो एक हॉस्पिटैलिटी का एक फैक्टर है ना, की फैक्टर है, जो कि होना ही चाहिए। तो किसी भी तरीके से सर्विस टैक्स तो मुझे लगता है कि जस्टिस नहीं है, नहीं लगना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि आपको अगर किसी का काम बहुत ज्यादा अच्छा लग गया, आपको सर्विस बहुत ज्यादा पसंद आ गई, तो आप अपने हिसाब से कुछ टिप दे सकते हो। इसके अलावा तो जस्टिफाइड ही नहीं है मैडम, बिल्कुल भी। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। सेना दिवस और गणतंत्र दिवस पर ऐसी ही तस्वीरें दुनिया देखेगी। 15 जनवरी को जयपुर में होने वाली आर्मी डे परेड की रिहर्सल में इसकी झलक दिख चुकी है। 13 जनवरी को यानी कि कल भी फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। वहीं दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और धुंध के बीच 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल चल रही है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक इन दिनों भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की झलक देखने को मिल रही है। जयपुर में जहां 15 जनवरी को होने वाली आर्मी डे परेड की भव्य तैयारी चल रही है, तो वहीं दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी में देश के वीर जवान इस भीषण ठंड में भी लगातार पसीना बहा रहे हैं। इस बार 78वीं सेना दिवस परेड जयपुर में आयोजित होगी, जिसको लेकर यहां लगातार तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। 78वां सेना दिवस, वो दिन जिसका हर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है और जिसका ग्रैंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। हर एक दिन अलग अलग कार्यक्रम जो सेना को ट्रिब्यूट देने के लिए जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। पहले आर्मी डे परेड की रिहर्सल, उसके बाद फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें सेना के गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित अधिकारी परेड कमांडर को सलामी देते नजर आए। फुल ड्रेस रिहर्सल में आर्मी बैंड और घुड़सवार दस्ता के साथ ही सेना की अलग अलग ताकतों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें आधुनिक हथियार, मशीन गन, टैंक, सैन्य वाहन और मिसाइल प्रणालियां देखने को मिली। रोबोटिक डॉग्स और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ही भारतीय सेना के स्वदेशी नस्ल के डॉग्स भी फुल ड्रेस रिहर्सल में नजर आए। इंडियन आर्मी के जवानों ने मोटरसाइकिलों पर साहसिक करतब दिखाए, जिनमें बाइक पर पिरामिड बनाना, संतुलन बनाकर खड़े होकर चलना और एक पहिए पर बाइक दौड़ाना शामिल रहा। इस सेना दिवस परेड रिहर्सल में पहली बार भैरव बटालियन भी शामिल नजर आई। 15 जनवरी को होने वाली सेना दिवस परेड के लिए 1 जनवरी से लगातार तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में SMS स्टेडियम में शौर्य संध्या 2026 की भव्य रिहर्सल भी आयोजित हुई। आज वो शाम थी जब शौर्य संध्या का आयोजन किया गया। ये वो संध्या है जब ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा की ये जो शाम है उसको डेडिकेट किया गया है। परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो एक ही परफॉर्मेंस में हमें मलखम, कलरी पयट्टम और चेंडा मेलम, ये 3 जो आर्ट फॉर्म्स है वो देखने को मिली। और साथ ही साथ में यहाँ पे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ऑर्गेनाइज किया गया था और जो जैसे वो सक्सेसफुल हुआ है, वो एक नाटक के जरिए दिखाया गया कि किस तरीके से उसकी पूरी प्लानिंग हुई थी और कैसे ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ था। करीब 1000 ड्रोन के जरिए किया गया ड्रोन शो इस शौर्य संध्या रिहर्सल का आकर्षण रहा। रिहर्सल के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को केंद्र में रखते हुए लाइट एंड साउंड शो का प्रभावशाली मंचन किया गया। ड्रोन और नाट्य प्रस्तुति के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी को आम जनता तक सरल और भावनात्मक अंदाज में पहुंचाया गया। ड्रोन शो के जरिए महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी ऐतिहासिक वीर विभूतियों की आकृतियां भी उकेरी गईं। साथ ही भारतीय सेना की आधुनिक शक्ति को दर्शाते हुए भैरव बटालियन, सेना के हथियार प्रणालियों और सुरक्षा क्षमताओं को भी ड्रोन के जरिए दिखाया गया। वहीं मद्रास रेजिमेंट बैंड की देशभक्ति से ओतप्रोत धुनों के बीच भारतीय सेना के जवानों ने मलखंभ का अद्भुत प्रदर्शन कर दर्शकों को मुग्ध कर दिया। रिहर्सल को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि 15 जनवरी जयपुर और देश के लिए कितना खास रहने वाला है। जयपुर के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी देश के जवानों का शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड को लेकर यहां भव्य तैयारी चल रही है। कड़ाके की सर्दी और धुंध के बीच भी बैंड की धुन पर जवान परेड की लगातार रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो कोई भी इंडियन जो इस मोमेंट को फील करेगा ना, वो डेफिनेटली प्राउड फील करेगा। ये हमारी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से होता है। सारे हमारे यूनिट के लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी फोर्सेस के हो या पुलिस के हो या फिर किसी भी रेजिमेंट के हो, वो अपने यहाँ पे परफॉर्मेंस को शोकेस करते हैं। एंड कोई भी इंडियन सिटीजन यहाँ पे आएगा ना तो वो बहुत ही प्राउड फील करेगा। मैं भी डिफेंस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ एंड डिफेंस कम्युनिटी के बीच में ही रहता हूँ, बच्चों के बीच में रहता हूँ, तो उनसे वो वाइब आती है एंड उसी एनर्जी को मैं यहाँ फील कर पा रहा हूँ अभी। चाहे अभी टेम्परेचर कितना भी हो, ये जो यूनिट है यहाँ पे कंटिन्यूसली अपने परफॉर्मेंस को शोकेस कर रही है एंड डेफिनेटली उसे देख के तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। जाहिर है ये वो तस्वीरें हैं जो हर भारतीय को गर्व और देशभक्ति के जज्बे से भर देती हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वडोदरा वनडे में विराट के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट रिकॉर्ड। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का। नए साल के अपने पहले इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया ने जीत से आगाज किया। विराट कोहली की 93 रन की शानदार पारी के बदौलत भारत ने न सिर्फ न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, बल्कि कोहली ने सबसे तेज 28,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने ये मुकाम सबसे कम 624 पारियों में हासिल किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। अब कोहली के फैंस की नजरें 14 जनवरी को राजकोट में होने वाले दूसरे वनडे पर जमी हुई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वाशिंगटन सुंदर की जगह दिल्ली के युवा क्रिकेटर आयुष बदूनी को पहली बार भारतीय वनडे टीम में जगह मिली है। दाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिनर आयुष का घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन रहा है। वाशिंगटन सुंदर रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में वनडे सीरीज के खेले गए पहले मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे। इसके चलते अब वो सीरीज के बाकी 2 मैच से बाहर हो चुके हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में खेले गए 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले, जिसमें पहले मुकाबले में सौराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने मुंबई को 55 रन से हरा दिया। मंगलवार यानी कल बाकी 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें एक मैच पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच तो दूसरा मैच दिल्ली और विदर्भ की टीम के बीच होगा। न्यूज वक्त में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।